हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। फाइनली हम आ गए हैं वापस आ गए एक नए वीडियो के साथ। आज पार्ट 15 करेंगे हम टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं जून और दिसंबर और वट एवर कम्स, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उन सभी के लिए। जैसे आपका नेट जेआरएफ हो गया आपका, और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, ये सारी चीज़, सारे लेक्चर, सारे क्वेश्चंस आपके लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ हमने अपलोड किए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ एक वीडियोज़ के लिंक दे दूँगा, आप उनको भी दे दीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम शुरू करते हैं। दैट हु इज़ द फादर ऑफ द क्लासिकल लिबरलिज्म। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर कौन है, ठीक है। तो जॉन लॉक, और आपको पता है कि जॉन लॉक जो है लिबरलिज्म के फादर माने जाते हैं और इनको क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर माना जाता है इनको, ठीक है। जो ये मानते हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की लिबर्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से स्टेट की इंटरवेंशन को वो नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप यूँ समझिए कि नेगेटिव लिबर्टी के मेन प्रपोंडर जॉन लॉक ही हैं, ठीक है। या जॉन लॉक, जेरमी बेंथम, एडम स्मिथ, ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव लिबर्टी के साथ जुड़े हुए हैं और क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर के तौर पर जॉन लॉक को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन अर्थशास्त्र हाउ मैनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फाइंड मेंशंस, ठीक है। अर्थशास्त्र, जो आपको पता है कि अर्थशास्त्र के प्रणेता कौन है, कौटिल्य हैं, ठीक है। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कितने ऑफिसेज या गवर्नमेंट में जो कितने डिपार्टमेंट्स की बात की गई है, तो वो 34 डिपार्टमेंट्स की बात की गई, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पहले फेस किया गया है और इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हु इज़ द ऑथर ऑफ द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। बहुत पॉपुलर बुक है ये, ठीक है। फ्रांसिस फुकुयामा ने बुक लिखी है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जिसमें कहीं ना कहीं वो एक लिबरल डेमोक्रेट की विक्ट्री डिसाइड कर देते हैं कि अब दुनिया में किसी भी तरह का कोई वैचारिक मतभेद नहीं रहा है। जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है उसके बाद जो है एक ही सुपर पावर उभर कर सामने आई है, वो है आपकी यूएसए। और आपकी जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसकी जो है जीत हो चुकी है। जितनी भी तमाम आइडियोलॉजीज़ हैं, जितनी भी तमाम विचारधाराएं हैं विश्व में, ठीक है, वो सब जो है पीछे रह चुकी है और लिबरल डेमोक्रेसी, जो उदारवादी लोकतंत्र है, वो आगे निकल चुका है, ठीक है। इसलिए वो लास्ट मैन के तौर पर कौन बचा है, वो है आपका यूएसए, ठीक है। तो जबकि इनके कहीं ना कहीं अगेंस्ट जो है, इनके रिएक्शन के तौर पर जो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाम की बुक जो है एसपी हंटिंगटन के द्वारा भी बाद में लिखी गई है, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का एंड हो चुका है, इतिहास का अंत हो चुका है, ऐसा नहीं है, या किसी भी तरीके के विवाद का अंत हो चुका है, ऐसा नहीं है। एसपी हंटिंगटन ये मानते हैं कि विवाद अब भी होंगे, वो होंगे संस्कृतियों के बीच, टकराव अब भी होंगे, वो होंगे सभ्यताओं के बीच, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये बुक कब आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हु यूज द टर्म क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन टर्म जो है किसने यूज़ किया है, वो है जोसेफ शुम्पीटर ने जो है इस टर्म को यूज़ किया है। क्रिएटिव से आपको याद आया होगा क्रिएटिव फ्रीडम, ठीक है, सीवी मैकफर्सन ने इस टर्म को यूज़ किया था, क्रिएटिव फ्रीडम। लेकिन यहाँ पे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, जो कि इकोनॉमिक्स में यूज़ की गई है, वो की है जोसेफ शुम्पीटर ने की है, ठीक है। नाउ हु रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके मेंबर्स और चेयरमैन को कौन चुनता है। तो गवर्नर जो इनके मेंबर और चेयरमैन को चुनता है, लेकिन इनको कौन हटा सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। हु रिमूव द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओनली गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ओनली अपॉइंट्स एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका जो चेयरपर्सन होता है, मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको कौन, गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपको एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। छोटा वीडियो बने, आप बोर भी ना हो आप लोग, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट अंडर आर्टिकल 356। जो आर्टिकल 356 के अंडर जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। तो आपको पता है एक इमरजेंसी लगती है, 3 तरह की इमरजेंसी होती है, जो एक 352 में और 356 और 360 के अंतर्गत जो इमरजेंसी का जो प्रावधान है, ठीक है। तो जो 356 में जो इमरजेंसी है उसका जो मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, वो 3 साल होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन दैट वी कैन नॉट शेड आवर वैल्यूज़ इन द वे वी रिमूव आवर कोट। हम इस तरह से अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ सकते जिस तरह से हम अपना एक कोट उतार देते हैं। तो ये कोटेशन किसने कही है, डेविड ईस्टन। आपको पता है डेविड ईस्टन जो है बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं व्यवहारवाद की बात करते हैं, एक रियलिस्ट उसमें आते हैं ये, ठीक है।
तो लेकिन बाद में क्या होता है, जब ये फैक्ट्स की बात करते हैं पहले, ठीक है, जब व्यवहारवाद के अंतर्गत जब ये बात करते हैं तो फैक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन बाद में जब इन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जो एक इन्होंने नारा दिया, उसमें इन्होंने दोबारा से वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस को इन्होंने समझा, ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि हम वैल्यूज़ को नहीं छोड़ सकते। जिस तरह से कोट को उतारा जाता है या कोट उतार के हम रख देते हैं, उस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ सकते। तो ये कोटेशन भी किसकी है, डेविड ईस्टन की है। दैट नेक्स्ट वन, दैट हु कॉइंड द स्लोगन नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन। अगर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो कोऑपरेशन नहीं किया जाएगा। तो ये स्लोगन किसने यूज़ किया है, ये अरविंदो घोष ने किया। और आपको पता है कि अरविंदो घोष एक राष्ट्रवादी थे, हमारे देश के एक प्रमुख लीडर रहे हैं, ठीक है, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट हु इज़ एसोसिएटेड विद ECD, सॉरी, हाँ, ECD मॉडल, ठीक है, हु इज़ एसोसिएटेड विद ECD मॉडल। तो देखिए लुशियन पाई जो है डेवलपमेंट का इन्होंने मॉडल दिया है, जिसको ECD भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसका मतलब है इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये 3 तरह का इन्होंने जो है फीचर्स बताई है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ, कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, थे तो 389 थे, लेकिन कहाँ कहाँ से कितने थे, तो देखिए 292 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है, चीफ कमिश्नर, ठीक है, एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे वो कौन कौन से थे, ठीक है, जहाँ से 4 मेंबर लिए गए थे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल अगर हम इनको करें तो 389 बनते हैं, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के सारे मेंबर्स है 389, ठीक है। नाउ हियर फॉर द फर्स्ट टाइम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केम इनटू पावर। पहली बार भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो कहाँ पे पावर में आई थी, ठीक है, तो केरला में आई थी। और कौन बने थे सीएम 1957 में, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि केरला में जब 1957 में पहली बार हमारे देश में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई तो कौन उस वक्त जो है सीएम बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट फर्स्ट ARC, ठीक है, ARC मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, ये सेट ऑन कब आया था, ये 5 जनवरी 1966 को आया था, ठीक है। फर्स्ट जो पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था ये कब आया था, ये 5 जनवरी 1966 को आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट अशोक मेहता कमेटी किस से रिलेटेड है। देखिए कमेटीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कमेटी जो है मैच करने के लिए आएगा, कौन सी कमेटी किस तरह के कामों से या किस तरह के विवादों से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर ये पंचायती राज से संबंधित है अशोक मेहता कमेटी। आप पंचायतों से रिलेटेड जितनी भी कमेटीज है वो सारी आप सीक्वेंस वाइज लिख लेना, ठीक है। वैसे मैंने पंचायत पे मैंने अलग से लेक्चर डाला हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा, सारा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो अशोक मेहता कमेटी भी किससे रिलेटेड थी, पंचायती राज, 1977 में ये बनी थी अशोक मेहता कमेटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हु रोट द बुक पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म। तो देखिए जॉन H. हर्ज ने ये बुक लिखी है पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म, और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये बुक कब लिखी गई है। मेंबर स्टेट ऑफ सार्क, देखिए ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, सार्क में सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज ही आएंगी, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि साउथ एशिया में सिर्फ कुछ एक गिनी चुनी कंट्रीज है, बहुत सारे देश हैं वैसे, लेकिन सार्क एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें जो कौन कौन से मेंबर है और कितने मेंबर हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 8 मेंबर्स हैं, जिसमें सबसे पहले अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव है, ठीक है। और उसके साथ आपका कितने हो गए, देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल एंड मालदीव, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हो गए, ठीक है आपके। तो ये सारे आपके जो सार्क में आते हैं, ठीक है। और एक मेंबर और इसका भूटान, ठीक है, वो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, तो आपने याद रखना, ठीक है। इसमें 8 कंट्रीज है, अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया था सार्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट हु एडवोकेट द इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की जो आर्थिक सिद्धांत है, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत है, ठीक है, वो किसने दिया है, तो एंथनी डाउन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु एडवोकेट द इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का जो इकोनॉमिक सिद्धांत है, इकोनॉमिक थियरी वो किसने दी है, एंथनी डाउन्स ने दी है, ठीक है। नाउ डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, वाज फर्स्ट मेड एट, कौन से समिट में हुआ था, ये अल्जीरियस समिट में हुआ था। और आपने मुझे बताना है कि ये समिट कब हुआ था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अल्जीरियस समिट कब हुआ था, जहाँ पे जो है न्यू की डिमांड की गई थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की गई थी, ठीक है, पहली बार। नाउ दैट हु डिस्क्राइब सोशल मूवमेंट एज नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, ठीक है, सोशल मूवमेंट एज नॉन
पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, ये रजनी कोठारी ने जो है इस तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है, डिस्क्राइब किया है सोशल मूवमेंट को किस तरह से, एज नॉन पॉलिटिकल फॉर्मेशन, ठीक है, नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन के तौर पर जो है सोशल मूवमेंट को जो डिस्क्राइब किया किसने, रजनी कोठारी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट व्हेन द सीपीआई, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रोक इनटू टू, ठीक है, पहली बार जो आपकी जो सीपीआई है वो जो है दो पार्ट्स में कब डिवाइड हुई, ठीक है, तो 1964 में जब आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के तौर पर जो है उभर कर सामने आई थी। तो आपने बताना है कि किसने इसका जो उस टाइम किसने इसको बाइफरकेट किया था, ठीक है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कमिटीज़ हैं, ठीक है, वो वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके मेंबर से। तो इसमें 22 मेंबर्स हैं, जिसमें आपके 15 लोकसभा के होते हैं और 7 जो है राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, ठीक है, लोक लेखा समिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दैट मेंबर्स इन एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, 30। मेंबर्स इन डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इसमें 45 मेंबर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा मेंबर जो है इसमें होते हैं, ठीक है। और रूल्स कमेटी व लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा की जो रूल्स कमेटी है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सबसे कम मेंबर्स जो है रूल्स कमेटी के होते हैं 15 मेंबर्स, और उससे ज़्यादा जो है आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी के होते हैं 22 मेंबर, उससे ज़्यादा जो है आपके मेंबर्स ऑफ एस्टिमेट कमेटीज़ के होते हैं जो 30 मेंबर्स होते हैं, और उससे ज़्यादा जो 45 मेंबर्स हैं वो है आपके मेंबर्स इन डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 45 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अपने सारे याद रखना इस तरीके से कि किस कमेटी में जो है कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और जब बात हम यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी की कर रहे थे तो इसमें 7 मेंबर्स जो है राज्यसभा से और 15 जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा से मेंबर्स इसमें होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। तो गाइज आज के लिए इतने सारे क्वेश्चन थे, ये सारे हो सकता है कि आपकी एक रिवीजन भी हो जाए, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेंगे, एक तरह की आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हो, पहली बार जुड़े हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइज ले देखिए, 1 महीना आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है, इसलिए अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। अपनी तरफ से एक एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि किस तरीके से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है, बस आउट ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम का, जितना पढ़ा है उस पर यकीन कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसको ढंग से रिवाइज कीजिए, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।